चलिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में 2005 में पारित किया गया था। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया और यह भारत की संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम है। यह एक प्रकार का संसदीय अधिनियम था और आज के डेट में सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार आज के डेट में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हम लोगों का मौलिक अधिकार भी है। तो एक तो सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के साथ साथ सूचना के अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो ये सांविधिक अधिकार भी है। ये सांविधिक अधिकार भी है और सांविधिक अधिकार इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद ने पारित किया है। भारत की संसद द्वारा पारित किए गए किसी अधिनियम को सांविधिक अधिकार भी कहा जाता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम एक सांविधिक अधिकार और साथ ही साथ अनुच्छेद 21 के तहत जो है यह आपको मौलिक अधिकार भी है। तो इसका उत्तर होगा, यह पूछा जा रहा है कि कब पारित किया गया है, तो यह पारित किया गया है वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में। अगला है, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा? देखिए, यहां पर जानते हैं मैटर करता है ईस्वी। यहां पर मैटर करता है ईस्वी। अगर आप पंचायती राज संस्था को या स्थानीय स्वशासन को या स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने की बात की अगर हम लोग बात करें तो इसको लेकर के अशोक मेहता समिति ने भी सिफारिश किया है। फिर आपको इसको लेकर के सिंघवी समिति ने भी सिफारिश किया है। इसको लेकर के तुंगन समिति ने भी सिफारिश किया है। तो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसको लेकर के सिफारिश अशोक मेहता समिति ने भी किया है, सिंघवी समिति ने भी किया है, तुंगन समिति ने भी किया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में मैटर करता है ईस्वी, वर्ष 1989। इस क्वेश्चन का की पॉइंट ईस्वी ही है और वर्ष 1989 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1989 में स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था तुंगन समिति ने। किसने रखा था? तुंगन समिति ने। तुंगन समिति ने रखा था, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। तुंगन समिति ने रखा। वहीं अगर यहां पर प्रश्न यह रहता कि यहीं पर 1986 लिख देता, 1986 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा, तब आंसर हो जाता एलएम सिंघवी समिति। तो बात समझ रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसी वजह से चीजों को हमने स्पष्टता पूर्वक रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका जो उत्तर है सी एकदम से सही है और आप इसको देखने के लिए जो है आप एम लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ सकते हैं, आप दृष्टि का बुक पढ़ सकते हैं, सुभाष कश्यप का बुक आप पढ़ सकते हैं, डीडी बसु का बुक आप पढ़ सकते हैं। इन बुकों में जो है इसको विस्तार पूर्वक जो है आपको दिया गया है। तो एलएम तुंगन समिति, कोई भी डाउट आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। और आज के डेट में पंचायती राज संस्था एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है आपको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। इसके बाद आगे है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? देखिए, संघ के शासन की चर्चा भाग 5 में है। उसके अंतर्गत ही संघीय कार्यपालिका है, संघीय विधायिका है, संघीय न्यायपालिका है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और कैग। संघीय कार्यपालिका हो, संघीय विधायिका हो, संघीय न्यायपालिका हो, सभी की चर्चा है भारतीय संविधान के भाग 5 में। भारतीय संविधान के भाग 5 में। भाग 5 में। और एक बात और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पूरे मंथ की अगर हम लोग बात करें, पूरे मंथ का जो है
एवरेज यानी जो टॉपर लिस्ट बनेगा पूरे मंथ का, मतलब एक मंथ में जो 24 टेस्ट होगा उसमें जो टॉपर होंगे, समझिए उसमें जो टॉपर होंगे और टॉप फाइव जो होंगे उन्हें संस्थान के तरफ से जो है सम्मानित किया जाएगा। उन्हें संस्थान के तरफ से जो है आर्थिक मदद किया जाएगा। आर्थिक मदद किया जाएगा मतलब अगर आप टॉपर हैं, आपको पटना में रहने में कोई परेशानी हो रहा है, आर्थिक तौर पर रुपया पैसा के तौर पर अगर आपको परेशानी हो रहा है, क्योंकि अनेकों छात्र हमारे पास आते हैं जो यह बात कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, मेरा रिजल्ट होता है, लेकिन हमको होम ट्यूशन करके पढ़ाना होता है, तो उसमें हम अपने पर पूरा समय नहीं दे पाते हैं, समझ गए। तो अगर इस प्रकार के कोई भी छात्र होंगे टॉप 5 में, तो उन्हें संस्थान जो है आपको आर्थिक मदद भी करेगा, ताकि जो है आपको रहने में जो है किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। लेकिन टॉप 5 अगर मान लिया जाए आप एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो संस्थान जो है आपको उपहार देगा, यानी कुछ ना कुछ जो है आपको प्रोत्साहित रखने के लिए, आपको प्रोत्साहित रखने के लिए जो है गिफ्ट सब जो है आपको दिया जाएगा। देखिए उससे प्रोत्साहन बना रहता है, उससे मोटिवेशन एक बना रहता है, और कोई खास ये नहीं होता है। आप अपने बचपन को याद कीजिए, हम तो मार कर लिए हैं 15 अगस्त में, समझ गए, भाषण दिए और पक्षपात हुआ, मतलब टॉप 1 2 3 में नहीं आए, तो जो है हेडमास्टर अपने बेटा या बेटी को, अपने बेटा को दे दिया था, कम से कम हमको तीसरा प्राइज मिलना चाहिए, हम तो हेडमास्टर तक से मार कर लिए प्रोत्साहन के लिए, समझ गए। तो ये चीज होता है, एक मोटिवेशन बना हुआ रहता है पढ़ाई में, और मोटिवेशन का जीवन में बना हुआ रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, समझ गए। तो इसी वजह से कुछ लोग इसका कटाक्ष भी करते हैं, तो उन चीजों में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, समझ गए। और इस चीज से तो आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जब तक आप इस चीज से ऊपर नहीं उठिएगा तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता है। देखिए आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, हमको जो अच्छा लग रहा है हम वो कर रहे हैं, लोग कटाक्ष करे या लोग हमारा समर्थन करे, उससे हमको खास कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर समर्थन करता है तब पर भी नहीं फर्क पड़ता है, और कटाक्ष करता है तब पर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा इच्छा है देने का, हम देते हैं। हम जब से कोचिंग खोले हैं 50 रुपया इनाम दिए हैं, लेकिन दिए हैं, समझ गए। रुपया ऐसा नहीं है कि आप लोग आए हैं तब हम रुपया इनाम के तौर पर देना शुरू किए हैं, नहीं। 2017 में जब कोचिंग खोले थे तब से लेकर आज तक 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, जिस समय जो कैपेसिटी था, अभी तक तो 20 रुपया से 10 रुपया से लेकर के 5000 तक हम प्राइज दिए हैं बच्चा को, समझ गए। तो ये चीज है, तो जो है आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, और आपको किसी भी प्रकार का जो है कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। अगर आप मेहनती हैं तो, मेहनती ना है तब तो कोई उपाय ही नहीं, समझे। तो ये हो जाएगा। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 26 यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है और इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन संबंधी प्रावधान की चर्चा है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 यह एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 98 संसदीय सचिवालय को लेकर प्रावधान है। देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत संसद का 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा का अपना सचिवालय है और राज्यसभा का अपना सचिवालय है। तो लोकसभा के सचिवालय और राज्यसभा के सचिवालय के विषय में जानकारी देता है हमें अनुच्छेद 98। फिर अनुच्छेद 239 की अगर हम लोग बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन के विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 239। क्या होगा उत्तर? ए। चलिए, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? देखिए एक बात जानिए आप, राज्यसभा में टोटल सदस्य 245 है। 245 में से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो जो 12 मनोनीत होते हैं राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से, यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से करेंगे, यह प्रावधान लिया गया है आयरलैंड के संविधान से।
वही दूसरा, राज्यसभा के 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, और यह चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें कौन सी विशेषता सही है? यानी भारत में देखिए, भारतीय संविधान की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जो गुण है वह संघीय गुण है, लेकिन इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है, इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? पहला, संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। मतलब संसद के निम्न सदन मतलब लोकसभा। क्या लोकसभा में सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व होता है? यानी लोकसभा में हर राज्य, यानी बिहार को 40 सीट है तो उत्तर प्रदेश को भी 40 है, बंगाल को भी 40 है, महाराष्ट्र को भी 40 है? नहीं ना है। हो समान प्रतिनिधित्व थोड़े है, असमान प्रतिनिधित्व है। किसी को 40 है, किसी को 48 है, किसी को 80 है, किसी को 42 है, किसी को 39 है। उत्तर प्रदेश को लोकसभा में 80 सीट है, महाराष्ट्र को 48 सीट है, पश्चिम बंगाल को 42 है, बिहार को 40 है, तमिलनाडु को 39 है। तो एक समान प्रतिनिधित्व नहीं है, ये गलत है। द्वैध शासन, द्वैध शासन है। कैसे द्वैध शासन है? तो देखिए, केंद्रीय स्तर पर अलग शासन प्रशासन है और राज्य स्तर पर अलग शासन प्रशासन है। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलकर शासन प्रशासन को देखते हैं, और राज्य स्तर पर जो है आपको, राज्य स्तर पर जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल मिलकर देखते हैं। तो केंद्रीय स्तर का शासन प्रशासन अलग है, राज्य स्तर का शासन प्रशासन अलग है। और द्वैध शासन, 2 स्तरों वाली सरकार, 2 स्तरों वाली शासन संघीय शासन की विशेषता है। और यह भारतीय संविधान में, मूल संविधान में ये चीज है। वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, केंद्र, राज्य और स्थानीय, लेकिन मूल संविधान में द्वैध शासन ही था, एक केंद्रीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। तो ये सही है। संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है? नहीं। उच्च सदन मतलब राज्यसभा, राज्यसभा में भी तो हर राज्य को अलग अलग प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश को 31 है, महाराष्ट्र को 18 है, बिहार को 16 है। तो हर राज्य को तो समान प्रतिनिधित्व नहीं है, ये भी गलत है। दोहरी नागरिकता, क्या भारत में दोहरी नागरिकता है? नहीं, भारत में एकल नागरिकता है। तो ये भी क्या है? आपको गलत है। आंसर हो जाएगा बी, यही सही है। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय। संघीय शब्द जो है आपको प्रस्तावना में नहीं है, बाद बाकी सब शब्द है। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष था, एगो था एच.सी. मुखर्जी और एगो दूसरा था वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी। देखिए, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे, और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष 25 जनवरी 1947 को बनाए गए थे। 25 जनवरी 1947 को बनाए गए थे। और वी.टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के द्वितीय उपाध्यक्ष 16 जुलाई 1947 को बनाए गए थे। तो संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, एक आपको एच.सी. मुखर्जी और दूसरा वी.टी. कृष्णामाचारी। एच.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को बनाए गए थे और वी.टी. कृष्णामाचारी 16 जुलाई 1947 को बनाए गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको क्या? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग इसलिए भाग नहीं लिया था क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि संविधान सभा में मुसलमानों का चलने वाला नहीं है। क्योंकि संविधान सभा के लिए जो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस 208 सीट जीता, जबकि मुस्लिम लीग मात्र 73 सीट जीता, जिससे मुस्लिम लीग को यह आभास हो गया कि संविधान सभा में उसका चलने वाला नहीं है। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, भाग नहीं लिया। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी?
भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी, भारतीय राजस्व। शिवाजी की अंतिम विजय, देखिए शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान है वह कर्नाटक का अभियान है। शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान है वह कर्नाटक का अभियान है, और कर्नाटक का अभियान शिवाजी महाराज ने, कर्नाटक का अभियान शिवाजी महाराज ने 1676 से 78 के बीच किया था। और इस अवधि के दौरान 1678 ईस्वी में शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया जो अंतिम अभियान था वह आपको जिंजी का अभियान था। और जब शिवाजी महाराज ने 1678 में जिंजी का अभियान किया था तो इस समय जिंजी के किलेदार हुआ करते थे अब्दुल्ला हब्सी। इस समय जिंजी के किलेदार हुआ करते थे अब्दुल्ला हब्सी, अब्दुल्ला हब्सी। जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जाट और सवार मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है, और मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत महान मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था। और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को आप पढ़ेंगे तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है मनसबदारी प्रणाली। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता मनसबदारी प्रणाली है। इसी के अंतर्गत जाट और सवार नामक पद हुआ करता था, समझ गए। गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई है? गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना की गई है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में, 1206 में। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? विद्याधर ने किया था। और एक बात जानिए, महमूद गजनबी का सामना विद्याधर के साथ हुआ, लेकिन यह युद्ध अनिर्णायक रहा, अनिर्णायक रहा। इस युद्ध में विद्याधर की ना हार हुई और मोहम्मद गजनबी की ना जीत हुई। ऐसे सामान्य तौर पर हम लोग ये जानते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, एक बार भी उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। यह बात सत्य है, उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा इस युद्ध में भी। लेकिन इस युद्ध में विद्याधर की भी हार नहीं हुई थी। यह यूपी के किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनबी पराजित नहीं कर पाया था? तो उसका भी आंसर होगा विद्याधर। अनिर्णायक युद्ध रहा था, दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वह अनिर्णायक युद्ध रहा था, विद्याधर। शिलालेख का अध्ययन देश कहलाता है? शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, एपिग्राफी, एपिग्राफी। 16 सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? जलाशय के साक्ष्य मिले हैं आपको कालीबंगा, धोलावीरा, कोटतीजी, लोथल। धोलावीरा से जो है आपको जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। और धोलावीरा वर्तमान में गुजरात में है। इसकी खोज जेपी जोशी और आरएस विष्ट ने किया है। जेपी जोशी और आरएस विष्ट ने 1967 ईस्वी में जो है आपको 1967 ईस्वी में जो है आपको धोलावीरा की खोज किया है। और सबसे उन्नत जल संरक्षण प्रणाली का पता यहीं से चला है। और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम का पता भी जो है आपको धोलावीरा से ही चला है, ये गुजरात में। आंसर धोलावीरा। बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे, शाक्य। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का शासक का क्या नाम था? महेंद्र। कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। सुनामी डैश के कारण नहीं होती है? सुनामी तूफान के कारण नहीं होती। तूफान उत्पन्न होने से सुनामी नहीं आता है, बल्कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, समुद्र के नीचे भूस्खलन, इन सभी के कारण सुनामी आता है। तूफान के कारण सुनामी नहीं आता है। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? एल नीनो, एल नीनो। कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है ब्राजील का सेंटोस। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को जो है विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कॉफी पोर्ट यानी कॉफी पतन कहा जाता है। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है। देखिए जापान में हजारों द्वीप है, लेकिन जापान के जो 4 बड़े द्वीप है वो होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ये जापान के 4 बड़े द्वीप है। और जापान के जो ये 4 बड़े द्वीप है इसमें सबसे उत्तर में अगर देखा जाए तो सबसे उत्तर में है आपको होक्काइडो। होक्काइडो के दक्षिण में आइएगा तो आपको होन्शु द्वीप मिलेगा, होन्शु द्वीप मिलेगा। और फिर जो है आपको शिकोकू द्वीप मिलेगा।
और सबसे दक्षिण में आप आइएगा तो आपको क्यूशु द्वीप मिलेगा, क्यूशु द्वीप मिलेगा। तो जापान की अगर हम लोग बात करें तो जापान में हजारों द्वीप है, लेकिन उन हजारों द्वीप में जो 4 बड़ा द्वीप है वो होकेडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु है। और इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम, उत्तर से दक्षिण में इसके क्रम को अगर आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण में जापान के द्वीप का यही क्रम है। सबसे उत्तर में होकेडो, उसके दक्षिण में होन्शु, फिर शिकोको और फिर क्यूशु। तो सुदूर उत्तरी द्वीप पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा आपको होकेडो। आंसर क्या हो जाएगा? होकेडो, होकेडो। नेक्स्ट, कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का भाग है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, यहां पर जो है विश्व के सभी देश अपना वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, अरब सागर है। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है आपको क्रिटेशियस आदि नूतन युग में, फिर आपको पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है उत्तर नूतन युग में, और फिर आपको अरावली का निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में, और फिर आपको नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का निर्माण हुआ है आपको अत्यंत नूतन युग में, अत्यंत नूतन युग में। आंसर हो जाएगा बी। कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? यानी हिमालय, हिमालय की उस पार की नदी है। और अगर आप बात करेंगे हिमालय की, तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है और हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और आप याद कीजिए, तिब्बत के पठारी इलाका से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो तिब्बत के पठारी इलाका से जो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती है, यही सब हिमालय पार की नदियां हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मान जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? गांडीकोंटा, गांडीकोंटा की विशाल घाटी को भारत की विशालतम घाटी माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में स्थित गांडीकोंटा की विशाल घाटी को भारत की विशाल घाटी मानी जाती है। देश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन नाम से जाना जाता है। प्रद्वीपीय पठार, प्रद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए, भारत तथा विश्व का वैसा कोई